Alright, so yes, good evening everyone. So प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अपना देखा था एक्सक्लरेशन, मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे बेटा, है ना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ अपना मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑलराइट, सो जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑलराइट, हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यस। ठीक है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी इसे समझते हैं। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का फंडा बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा आपने कि ये हमने जो कुछ भी पढ़ा था ये सिर्फ और सिर्फ जो मोशन था हमारा, है ना, जो रेक्टिलिनियर मोशन था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में परफॉर्म हो रहा था, डेट वाज एक्स एक्सिस, है ना। सो जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन था वो आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बेटा परफॉर्म हो रहा था, है ना, या तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारा बेटा परफॉर्म हो रहा था। इतना समझ में आया, है ना। हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा सिर्फ और सिर्फ दो केस ही पढ़े, एक्स एक्सिस का, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, सो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द रेक्टिलिनियर मोशन विच इज़ परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कुछ नहीं अंतर है, बस ग्रेविटी का अंतर है ना। ये जो मोशन होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होता है ना, या तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आपको प्लेस होता है। ठीक है, दो ही एक्सिस में आपका ये जो मोशन है परफॉर्म होता है, इधर ऑन पॉजिटिव एक्स, है ना, पॉजिटिव एक्स में होता है, या तो ये अपना नेगेटिव पॉजिटिव वाई में होता है, या तो ये अपना नेगेटिव वाई में होता है। ठीक है, दो ही एक्सिस में ये हमारा हमेशा परफॉर्म होता है। ऑलराइट, अच्छा, तो क्या हम लोग जो रेक्टिलिनियर मोशन के इक्वेशंस को लिखे थे, है ना, जो हम लोगों ने तीन इक्वेशन लिखे थे रेक्टिलिनियर मोशन के, क्या किसी को याद है? रेक्टिलिनियर मोशन के तीन जो इक्वेशंस लिखे थे, द फर्स्ट इक्वेशन वाज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये तो बहुत बेसिक सा इक्वेशन था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन वाज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। थर्ड वाज, जो कि इसी से डिराइव हुआ था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तीनों हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ा था। राइट, ये तीन क्या थे, हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। तो एक बात बताओ, ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थे ये सिर्फ और सिर्फ किधर लग रहा था? रेक्टिलिनियर, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन। राइट, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन में हम लोग ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे थे, है ना। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को तभी यूज़ कर रहे थे ना जब एक्सक्लरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सेम टू सेम हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यूज़ होगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो इसका डेफिनेशन ऐसा लिख दूंगा, इट इज the rectilinear motion
रेक्टिलिनियर मोशन on y axis बेटा performed in the presence of gravity ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो मोशन हमारा परफॉर्म करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है और ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ऑलराइट, सो देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ देख लो, यहाँ ऐसे समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये हमारा एक सर्कल है। ऑलराइट, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा एक सर्कल मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, ये मान लेते हैं ये सर्कल है, मतलब ये हमारा अर्थ है। व्हाट इज दिस? दिस इज अर्थ, EARTH, अर्थ है हमारा, ठीक है। और इस अर्थ के ऊपर हमारा बेटा ऑब्वियसली मान लो एक आदमी खड़ा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक आदमी हमारा इस अर्थ के ऊपर खड़ा है। ऑलराइट, सो मान लेते हैं ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है बेटा इसका मास है हमारा कैपिटल M, और ये जो आदमी है बेटा इसका मास है हमारा स्मॉल m, ठीक है। तो आपको पता है कि दो मासेस के बीच में ऑब्वियसली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। और ये जो एक आदमी अर्थ के ऊपर खड़ा है, आपको पता है 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है जिसका वैल्यू होता है mg। और चूँकि हम लोग वी ह्यूमंस अर्थ पे स्टैटिक रहते हैं, है ना, रेस्ट पे रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा mg का लगने वाला फोर्स है वो बड़ा किसके इक्वल होता है, स्मॉल mg इज इक्वल्स टू g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r², इसके इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं m से m को कैंसिल कर दूँ, वी गेट g इज इक्वल्स टू gm बाई r², ठीक है बेटा। यहाँ पर जो g होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो g है, यहाँ पे देख लो, ये जो g है ये क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला हो गया हमारा gm बाई r², है ना, gm बाई r²। और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। एक और चीज़, ये जो g है यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, g की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 9.8, ठीक है। g की वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली का साइन ऐसा होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सलरेशन है इसलिए इसका साइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये जो 9.8 होता है इससे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली π² के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाई जो होता है वो क्या होता है, 3.14 का स्क्वायर होता है। और बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू को हम लोग 10 भी मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए तो। मेंशन नहीं किया जाए तो अपने मन से नहीं मानना है, ठीक है। मेंशन किया जाएगा तो ही इसकी वैल्यू को 10 मान सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देख लेना, जो रेड से लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल g की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, gm बाई r², है ना। ऑलराइट, और चूंकि ये एक्सलरेशन है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, एक्सलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अच्छा, तो ये तो आपको इसका थोड़ा सा मैंने आपको लाइक रियल लाइफ फील दे दिया कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये सिंबल होता है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये समझो कि मान लो ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी u है
है ना, और ये एक्सलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, ऑलराइट। सो ये एक्सलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये चाहे तो एक्सलरेशन अपना बढ़ा भी सकता है ना। ऑब्वियसली अगर तुम्हें थोड़ा सा तेज चलना है तो ऑब्वियसली तुम कार के एक्सलरेटर को या बाइक के एक्सलरेटर को ब्रेस देते हो, है ना। ब्रेस देते हो तो तुम्हारी स्पीड बढ़ती है, वो तुम एक्सलरेट करा रहे हो बाइक को या कार को, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि हमारा मन करेगा तो हम एक्सलरेशन बढ़ा देंगे, हमारा मन करेगा तो हम लोग एक्सलरेशन घटा देंगे। मतलब हम लोग एक्सलरेशन बढ़ा भी सकते हैं और एक्सलरेशन को घटा भी सकते हैं, ठीक है। बढ़ा भी सकते हैं और एक्सलरेशन को घटा भी सकते हैं। बट मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में बेटा हमेशा जब भी एक बॉल को वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर फेंकते हो, क्योंकि ये मोशन हमेशा वाई एक्सिस पे प्लेस होता है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी बॉल को अगर आप वाई एक्सिस में फेंकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा एक बॉल है, ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, ये ग्राउंड पे हमने ऐसे बॉल को रखा। अगर इस बॉल को आप इनिशियल वेलोसिटी यू से ग्राउंड ऊपर फेंकते हो, तो मान लो ये ऊपर गया यहाँ तक और ये वापस ऐसे लौट कर ग्राउंड पर आया इस तरीके से। तो आपको तो ये बात पता है कि जब आप ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी हमेशा इस बॉल के नीचे लगेगी, ये तो पता ही है। अभी मैंने जस्ट बताया कि फोर्स जो लगती है वो हमेशा, मतलब एक्सलरेशन जो लगती है वो हमेशा जी नीचे लगती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो कैन यू कंट्रोल दिस जी? क्या मतलब जी को बढ़ाना या फिर कम करना आपके हाथ में है? नहीं है ना। जी को कंट्रोल करना, मैं लिख देता हूं, जी को कंट्रोल करना, ऑलराइट। जी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, जी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई दिस इज अ नेचुरल एक्सलरेशन। ये एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है ये अर्थ के कारण हो रही है। ना आप इसे बढ़ा सकते हो ना आप इसे घटा सकते हो। इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होती है ये हमेशा 9.8 होती है, या फिर इसे हम लोग कभी कभी 10 भी मान लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। इसको आप कभी भी कम नहीं कर सकते हो, ना ही इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई वाई एक्सिस में जब भी कोई मोशन होता है तो वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पैरामीटर में जा करके स्टक हो जाता है ना। बॉडी डिपेंडेंट हो जाता है, बॉडी अपनी एक्सलरेशन को इंक्रीज नहीं कर सकता ना ही डिक्रीज कर सकता है, तो वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पैरामीटर में जा करके स्टक हो जाता है। तो यहाँ से बेटा हमें ये पता चला कि चूंकि ये रेक्टिलिनियर मोशन है तो ऑब्वियसली यही तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगे हमारे, है ना। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ यूज हुए थे रेक्टिलिनियर मोशन ऑन एक्स एक्सिस, वही यहाँ पे भी यूज होंगे बिकॉज दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हमारे तीन इक्वेशंस यूज होंगे वो ये होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इज, देख लो, मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज होने वाले इक्वेशंस। क्या फर्क होगा? कैन यू जस्ट प्रिडिक्ट? तुक्के मारने को नहीं बोल रहा हूँ, क्या आप जेन्युइनली लॉजिक के हिसाब से सोच सकते हो कि किस चीज़ का बेसिकली फ़र्क आएगा? क्या पैरामीटर है? एक्सलरेशन, है ना। एक्सलरेशन इज द पैरामीटर। सो ऑब्वियसली सब कुछ सेम होगा बेटा। क्यों सब कुछ सेम होगा? देखो, आप वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, वेलोसिटी आपके हाथ में है। आप कितनी भी वेलोसिटी से इस बॉल को ऊपर फेंक सकते हो। देखो, आप इस बॉल को कितनी भी वेलोसिटी से ऊपर फेंक सकते हो, है ना। आप इस बॉल को जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा ऊपर। यानी डिस्टेंस आपके हाथ में है, वेलोसिटी आपके हाथ में है, टाइम भी आपके हाथ में है। आप अगर इसे कम वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये कम टाइम में नीचे आएगा, अगर आप इसे ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये ज़्यादा टाइम में नीचे आएगा। आपके हाथ में क्या नहीं है? आपके हाथ में एक्सलरेशन नहीं है,
है ना, क्योंकि जब ये बॉल हवा में रहेगा तो ये बॉल खुद से एक्सलरेट नहीं कर सकता ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ऑलवेज क्या एक्ट कर रहा है, जी एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना। ऑब्वियसली ये रॉकेट तो है नहीं कि पावर लगाएगा और ये एक्सलरेट कर जाएगा, नहीं करेगा। ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसलिए इसके हमेशा जी लगेगा। तो पैरामीटर इज जी, है ना। सब कुछ सेम रहेगा बेटा, बस हमारा क्या होता है, ए जो है उससे हम लोग जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं, बस यही होता है, ए को जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल्स टू u प्लस at नहीं gt। ऑलराइट, सेकेंड इक्वेशन बिकम्स s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं gt स्क्वायर। ओके, एंड द थर्ड इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ये होता है, ठीक है, ये होता है। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, देखो मैंने आपको ये बात वेक्टर में बताया हुआ है कि अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, ऑब्वियसली ये क्लास 10th में भी ज़रूर पढ़ा होगा, और वेक्टर में भी मैंने ये बात बताया कि अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखे हैं। इनफैक्ट हमने जब मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब पढ़ रहा था तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही है, अगर बेटा हम लोग ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना, ऊपर की डायरेक्शन को ध्यान से देखना, अगर बेटा हम लोग ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी, बस, है ना। तो आपको पता है कि ये जो हमारा जी जो होता है वो हमेशा नीचे लगता है, क्योंकि ये ग्रेविटी है ना। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ऐड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी नीचे ऐड करता है, सो जी हैज़ टू बी नेगेटिव, है ना, जी हैज़ टू बी नेगेटिव। आपकी मर्जी, आप जी को पॉजिटिव भी मान लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जी को पॉजिटिव मानो, बट जनरली चूंकि ये नेगेटिव है, नीचे ऐड करता है, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव इसे लेते हैं, है ना। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट ऑटोमेटिकली आपको फिर ऊपर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप नीचे जी को पॉजिटिव मान रहे हो तो ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा। बट चूंकि जी हमेशा नीचे लगता है तो हम लोग यहाँ पे जी को नेगेटिव मानते हैं ना। तो देखो फाइनल जो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन बनता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जी को अगर हम लोग नेगेटिव मानते हैं तो लेट्स सी क्या बनता है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो, द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u, है ना, u माइनस gt, क्योंकि g मेरा नीचे लग रहा है। The second equation is S is equals to ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा g जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर, साथ साथ बोलो, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs। ऑलराइट, सो बेटा यही हमारी जो तीन इक्वेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये तीन इक्वेशन को आप देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सो यही हमारा फंडा था अभी तक का मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी को अभी तक हम लोगों ने समझा, फिर एनालाइज किया कि ये होता क्या है, क्या चीज़ है ये, फिर हम लोगों ने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। चलो अब बेटा इस पे हम लोग कुछ कुछ केस ले लेते हैं, है ना, ठीक है। केस लेंगे तभी हमारा जाके ये चीज़ सॉल्व होगा। ओके, चलो कुछ कुछ केस ले लेते हैं और हम लोग कुछ कुछ इसमें फॉर्मूले भी डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, है ना। चलो, तो
पहला केस यहाँ ले लेते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। केस नंबर 1 यहाँ ले लेते हैं ना। केस 1, केस 1 ये है, when a ball is thrown upwards, when a ball is thrown upwards, ऊपर की तरफ बॉल को हमने फेंका, ठीक है। when a ball is thrown, मैंने बुल लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, बॉल होगा ये। when a ball is thrown upwards, जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो जरा देखते हैं कि इसका हमारा डायग्राम क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम को देखेंगे तभी एनालाइज करेंगे कि ये हो क्या रहा है सीन यहाँ पे, तभी हमें जाके पता चलेगा कि हाँ ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ये ग्राउंड है हमारा, हमने यहाँ पे एक बॉल रखा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बॉल है, ऑलराइट, ये बॉल है। हमने इसको एक, आप सिचुएशन को एनालाइज करना, अगर तुम ग्राउंड से बॉल को कुछ वेलोसिटी ऊपर फेंकते हो, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो, जस्ट मैंने यहाँ पे इमेजिन किया कि हमने बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक है, यू वेलोसिटी से हमने बॉल को ऊपर फेंका, तो जस्ट इमेजिन कि ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा, ऐसे जाएगा, 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 और फिर ये यहाँ से रिटर्न करेगा। मान लो इस पॉइंट से ये वापस आएगा नीचे, ऐसे ही तो होता है, और कैसा होता, ऐसा है ना, ये वापस बढ़ा कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स से इस तरीके का बॉल का हमारा मोशन है। जब भी हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल का मोशन हमारा, ग्राउंड से अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल का हमारा मोशन इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का हमारा मोशन होता है बॉल का, ठीक है। मतलब ये बॉल यहाँ से जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये वापस ऐसे घूम के आएगा, ये हमारा मोशन होता है बॉल का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखो, अगर आप ध्यान से ज़रा देखोगे तो ये बॉल ऊपर जब गया 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 तो ये वापस नीचे क्यों आया? कैन यू जस्ट टेल मी कि ये बॉल ऊपर जाता ही क्यों नहीं रह गया, ये नीचे क्यों आया बॉल? क्योंकि बेटा इस पे हमेशा एक नीचे की तरफ एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, जो कि इसकी स्पीड को हमेशा डिक्रीज करती है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लो कि एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे बेटा बॉल के हमेशा नीचे लगेगी इस तरफ, जी, यहाँ पर भी नीचे लगेगी, वहाँ पर भी नीचे लगेगी। तो जी डिक्रीजेस स्पीड ऑफ बॉल की स्पीड को जी हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है, बॉल की स्पीड को जी डिक्रीज करता है ना। समझ में आया? ये समझ में आया है ना, बॉल की स्पीड को क्या करता है, जी हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से, एक और चीज़ ज़रा देखना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जी तो हमेशा इस पे लगेगा नीचे की तरफ, है ना। तो ऑब्वियसली इसकी एक पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी ज़ीरो हुई होगी, तभी तो ये नीचे आएगा, है ना, तभी तो ये नीचे आएगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट बेटा, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। v इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऑलराइट। इस पॉइंट पे हमारा इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आर यू गेटिंग इट? तभी तो ये लौट के नीचे आएगा, है ना। लेट्स से कि इसमें, हाँ, लेट्स से कि यहाँ तक का मोशन, अब मैं इसे यहाँ पे जी को ज़रा मिटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि जी हमेशा नेगेटिव लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और जी जो होगा हमारा बॉल का स्पीड को डिक्रीज़ करेगा, है ना। तो मैं ज़रा से छोटा लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा लिखूँगा तो फिर स्पेस का थोड़ा सा कमी हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी डिक्रीजेज स्पीड, बस इतना लिखूंगा, ठीक है। मान लो कि लेट से कि आपने इसको, इस बॉल को यहाँ से फेंका 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 फेंका, ये यहाँ तक गया, इसकी वेलोसिटी 0 हुई, तभी तो ये वापस नीचे आया, है ना। मान लेते हैं बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में, मान लो दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, ठीक है। मान लो ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा, हम लोग निकालना चाहते हैं कि ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा, है ना। तो ए टू बी आप देख सकते हो ये हाफ मोशन होगा, हाफ वे होगा, है ना। ये ए टू बी क्या है, हाफ मोशन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऑलराइट, हाफ मोशन है। ए टू बी इज इक्वल्स टू बी टू सी, है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ऊपर ट्रैवल करेगा वही तो नीचे नीचे डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। आप ऐसे समझो कि हम लोग जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते थे तो बस मैंने कुछ नहीं किया बेटा, है ना, ध्यान से देखना, अगर इसे रिलेट करो, हम लोगों ने ये किया है। अगर मैं इसको सीधा कर दूँ, सीधा इन द सेंस अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये बॉल का सीन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती थी, याद करना, तभी तो ये डायरेक्शन अपनी चेंज करता था, है ना। तो जो ये डिस्टेंस होता था वही ये डिस्टेंस होता था। अब समझ में आ रहा है। तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको इस तरीके से उल्टा कर दिया। तो जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, वही ये वाला डिस्टेंस भी होगा, समझ रहे हो। सो यस, यही होता है हमारा इसका कॉन्सेप्ट। बोला थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है, बट एज यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन, जितना इस पे क्वेश्चन आप लगाओगे उतना ज़्यादा आप इस पर क्लियर होगे। तो यस, आज बेसिकली अपन क्वेश्चन इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कल अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन में लेके आया हूँ उसके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो ये तो हमें पता चल गया कि ए टू बी इज इक्वल्स टू बी टू सी, ये तो चलो सर आपने बता दिया, ए टू बी इज इक्वल्स टू बी टू सी, है ना, ये तो समझ में आ गया, है ना। लेट्स से बेटा कि ए टू बी जाने में इसे टाइम लगा t1, ए टू बी जाने में इसे टाइम लगा t1, और बी टू सी जाने में बेटा इसे टाइम लगा t2। मैं मान के चल रहा हूँ, ऑब्वियसली ऊपर जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं कि जो ऊपर जाने में से टाइम लगा दिस वाज t1, और नीचे आने में जो टाइम लगा इट वाज t2। t1 ऊपर जाने में लगा और t2 नीचे आने में लगा, ठीक है, t2 नीचे आने में लगा, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि t1 और t2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, t1 और t2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेटा देखो एक चीज़ तो थोड़ा सा लाइक अगर कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एक्सक्लरेशन अगर आपका कांस्टेंट रहता है तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है t1 टाइम में उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो t2 टाइम में, और टाइम की वैल्यू भी सेम होती है क्योंकि एक्सक्लरेशन आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि t1 की वैल्यू t2 की इक्वल होगी, है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ही आप यहाँ पे गेस कर सकते थे कि यस सर t1 इज इक्वल टू t2 होगा, क्योंकि एक्सलरेशन हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो a टू b में कवर किया है वही डिस्टेंस हमारा b टू c में भी कवर करेगा, क्योंकि एक्सलरेशन हमारा कांस्टेंट है ना। एक्सलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ऑलराइट, है ना। तो एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस सेम कवर करता है और टाइम भी हमारा सेम लगता है। ये बात मैंने आपको बताया हुआ है कुछ लेक्चर्स पहले, है ना। तो t1 की वैल्यू देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, फॉर t1 अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम a टू b। चलो a टू b अगर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सा बेटा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at नहीं gt। तो बेटा v की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो ऊपर जाके 0 हो गई। u की वैल्यू u ही रहेगी क्योंकि u वेलोसिटी से फेंका है, दिस विल बी माइनस gt, और ये t1 है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि t1 की वैल्यू आ गई हमारी u अपॉन g, ठीक है। t1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, u अपॉन g, ऑलराइट। सो आप बोल सकते हो कि t1 की वैल्यू भी u बाई जी आएगी और t2 की वैल्यू भी u बाई जी आएगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलो देख ही लेते हैं आती है कि नहीं आती है। तो a टू b हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया।
अब हम लोग लगाते हैं B2C, ठीक है। B2C अगर हम लोग लगाएं तो देखो क्या होता है B2C में। देखो तो इस बार जो B2C में होगा, है ना, B2C में भी वही होगा बेटा। B2C में फ़र्क क्या पड़ेगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है माइनस GT1 GT2 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि T2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, u/g आ गई। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होता है तो A to B में अगर जितना लेंथ ट्रैवल करेगा वही ट्रैवल कितना करेगा B to C में, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। ऑलराइट, है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल टाइम का, ध्यान से ज़रा सा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा टोटल टाइम, ध्यान से देखना, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब बेटा, टोटल टाइम टेकन मतलब कि उसको जब आपने ग्राउंड से उछाला तो हवे में गया, हवे में गया, हवे में गया, है ना, हवे में गया, हवे में गया, हवे में गया, और फिर वो वापस कितने टाइम में आया, यानी ये वाला भी टाइम और ये वाला भी टाइम, टोटल टाइम को जोड़ के हमें बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा T1 + T2, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, u/g, है ना। अरे यार सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे शादी का कुछ हो रहा है ना। u/g + u/g, दिस इज इक्वल्स टू 2u/g, 2u/g, ऑलराइट, 2u/g, है ना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2u/g। बेटा इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, 2u/g, है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा ये जो T1 होता है ना, एक सेकेंड है, आई थिंक बहुत आवाज़ आ रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू, प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विथ मी। क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग ही हैं यहाँ पे, है ना, समझना है नहीं। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि ये जो T1 है ना, इससे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ एसेंड, ठीक है। और ये जो T2 है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंड। टाइम ऑफ एसेंड मतलब कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में, और टाइम ऑफ डिसेंड मतलब कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में। और हमने अभी भी देखा है कि एक्सलेरेशन अगर कांस्टेंट रहता है तो टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंड, है ना। तो T1 इज इक्वल्स टू T2, ये तो हमने अभी देखा जस्ट कि T1 इज इक्वल्स टू T2 होता है, यानी टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल्स टू बेटा टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंड, है ना। जस्ट अ सेकंड बेटा, बहुत नॉइज़ आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा वो कर दो, है ना। ऑलराइट, सो हम लोगों ने ये देखा कि टाइम ऑफ एसेंड किसके इक्वल हो गई, टाइम ऑफ डिसेंड की। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि T1 क्या है बेटा। यहाँ पे T1 इज द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच अप, है ना, इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंड। और T2 क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच डाउन, है ना। तो टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंड, that means we can say T1 is equals to T2, and T1 was u/g, T2 was u/g, so total time taken was 2u/g, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, है ना, टाइम ऑफ एसेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड का, है ना। ऑलराइट बेटा, ये जो टोटल टाइम होता है ना, ये जो टोटल टाइम टेकन होता है, इससे एक बात और याद रख लेना, इससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इससे मैं टोटल टाइम टेकन नहीं लिखूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, है ना, ट्रेडिशनल हो जाएगा। सो इससे मैं लिखना चाहूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम
ऑफ फ्लाइट, समझ ही गए हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम जितना वो उड़ान भरा, बस जितना टाइम में वो उड़ान भरा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। अच्छा बेटा चलो, टाइम तो निकल गया, कितना टाइम में ये वापस बॉल नीचे आएगा ये तो हमने ये पता कर दिया हमने, है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका जाए कि ऊपर जा करके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए और ये वापस नीचे आ जाए। मैं ये जानने में इच्छुक हूँ, है ना। तो देखो बेटा, एक बात यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो कि देखो, जब ये बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो ऑब्वियसली ये कुछ हाइट कवर करेगा, है ना। तो लेट से कि वो जो टोटल हाइट हमने जो कवर किया दैट वाज h, जो बॉल ने जो टोटल हाइट कवर किया दैट वाज h, है ना। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये u की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी जाकर के ऊपर 0 हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो ये तो पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें हम लोग, बहुत आसान है, हमें पता है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, v² = u² -2g, s नहीं h, s नहीं h, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो v² की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। u² की हमें वैल्यू पता करनी है, ये हो गया -2gh, है ना। बट अगर मैं u² = 2gh ऐसे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी जो होनी चाहिए बेटा, u की वैल्यू होनी चाहिए √2gh, ठीक है, √2gh इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी दोगे तभी जाकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाकर के 0 होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया, है ना। अच्छा, अब एक और चीज़, है ना, एक और चीज़ मुझे जानना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना। मुझे जानना है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी कि जैसे बेटा देखो, ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है, इस बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, इस बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ हाइट अटेन करेगा और फिर वो वापस नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करके लिख लो, है ना। यहाँ पे क्या आप नोट करके लिख लेना, एक पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, इट इज अ पॉइंट है ना, where final velocity of the object thrown is 0। ये it is the point where final velocity of the object thrown is 0, ठीक है। यानी ऐसा हाइट जहाँ पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो हो वो क्या हो जाए 0, वही हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन में इस फिगर में अगर देखो तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो रही है, इस पॉइंट पर, है ना। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, है ना, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो आराम से हो जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है।
टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। बड़ा आसान से हमारा ये काम हो जाएगा, देखना। मैक्सिमम हाइट, कोई इशू नहीं है, आराम से देखो, ठीक है। देखो मैक्सिमम हाइट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस नहीं माइनस 2gh, और h नहीं बेटा h मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना हमसे, h मैक्स, ठीक है बेटा। फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर ही होगी, माइनस 2gh मैक्स, है ना, h मैक्स। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया कि h मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। h मैक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा सर, अगर मेरे को पता है कि u की वैल्यू होती है √2g, है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी जिससे हम लोग बॉल फेंकते हैं ऊपर की तरफ, सच डैट कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, वो हमारी कितनी होती है, √2gh। तो अगर तुम यहाँ पे u स्क्वायर की जगह √2gh पुट करोगे तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट h मैक्स इज इक्वल्स टू h। इस केस में, लेकिन इस केस में यू विल गेट h मैक्स इज इक्वल्स टू h, है ना, इस केस में। तो वो आप लोग खुद करके देखना, ठीक है ना। सो देखो हम लोगों ने केस 1 के ऊपर 3 रिजल्ट फाइंड किए, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ इसे कि क्या क्या हमने यहाँ पे लिखा है। एक बार फाइनली एक बार समरी इसकी देख लो, ठीक है ना। समरी ये है, देखो मैं समरी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि समरी मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा जो टॉपिक होता है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए बच्चों को, तो ये थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, कोई इशू नहीं है। देखो समरी में ये लिखो, whenever an object is thrown upwards such that its final velocity is 0, such that its v final is equals to 0। देखो एक चीज़ तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा, ये नोटिस किया होगा कि ये जो तीनों रिजल्ट है ना, ये 2u/g, देन u स्क्वायर बाई 2g और √2gh, ये तीनों रिजल्ट हम तभी निकाल पाए जब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 हो रही होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो रही होगी तो ये तीनों रिजल्ट काम के नहीं आएंगे, फिर आपको नॉर्मली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे v फाइनल इज इक्वल्स टू 0, देन u की वैल्यू कितनी होगी जिसे फेंक के मारेंगे, √2gh, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट TOF, ये कितना हो जाएगा, 2u/g, है ना। और h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g, इतनी हो जाएगी। बस इतना अगर देख लिया समरी, इतना ही है और कुछ नहीं। हमने बेसिक अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है ये सब चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, है ना। सो ये हो गया हमारा केस 1 का डिस्कशन, जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन टू केस 2। केस 2, ठीक है। अब देखो केस 2 में क्या है। केस 2 इज व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और टावर, व्हेनेवर object is thrown from the building or is thrown here whenever an object is dropped or released,
है ना, ड्रॉप्ड और रिलीज्ड इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड, यहाँ पे लिख लो ड्रॉप्ड स्लैश रिलीज्ड। ठीक है, ठीक है। whenever an object is dropped released from the building then, अच्छा देन नहीं, ये अभी देखो whenever an object is dropped or released from the building, ठीक है, ये केस है हमारा। तो बेटा इस बार देखो, पहले हम लोगों ने ग्राउंड से बॉल को उछाला था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग के ऊपर एक ब्लॉक, एक कोई भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे। लेट्स से हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, बॉल है, वो हमारा बॉल है, ठीक है। लेट्स से जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारी क्या है, h है। ऑब्वियसली बिल्डिंग है तो कुछ तो हाइट होगा, ये h है, और ये हमारा ग्राउंड है। ऑब्वियसली बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी रहेगी ना, तो ये हमारा ग्राउंड है। ऑलराइट, सो देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा शब्द मिले कि बॉल इज ड्रॉप्ड, है ना, बॉल इज ड्रॉप्ड या फिर रिलीज्ड, है ना, तो ड्रॉप्ड या रिलीज्ड इसका मतलब एक ही है कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, बस इतना मतलब है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल्स टू 0, इतना याद रखना है। ठीक है, जब भी किसी बॉल को रिलीज करते हो किसी बिल्डिंग से जिसकी हाइट h है, या फिर ड्रॉप करते हो किसी बिल्डिंग से जिसकी हाइट h है, तो आप एक चीज़ याद रखोगे कि u की जो वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी, वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। ठीक है, वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो चूंकि इनिशियल इसने यहाँ पे ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो ये बॉल इस तरीके से नीचे आएगा और यहाँ पे आकर के गिर गया। मान लो यहाँ पे बॉल फाइनली आकर के रुक गया, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द बॉल टू ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग टू द ग्राउंड। लेट्स से कि ये जो पूरा प्रोसेस होने में, है ना, ये जो टोटल प्रोसेस हुआ जहाँ पे ये बॉल हमारा बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक गिरा, इसमें हमारा टोटल टाइम t था, है ना। तो हम ये टाइम निकालना चाहते हैं कि इसका टाइम का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है। ठीक है, ऑब्वियसली देखो जब ये बॉल गिर रहा रहेगा तो इस बॉल के हर पॉइंट पे बेटा नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रही होगी, है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है ना, क्योंकि वो तो नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होना ही है। हर पॉइंट पे इसकी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रही होगी, है ना, तो उसमें तो हमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो देखो इस t को निकालने के लिए क्या करना है। ठीक है, t को निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। कौन सा इक्वेशन, ये वाला, बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT²। ये वाला इक्वेशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है बिल्डिंग का, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आपको बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 दी हुई है, और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, और टाइम आपसे पूछ रहा है ना। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है, मात्र यही इक्वेशन है बेटा, है ना। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो s की जगह क्या लिखूंगा, कैन यू जस्ट गेस, s की जगह मैं क्या लिखूंगा, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट विल बी h नहीं माइनस h बेटा, डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इट कैन बी नेगेटिव। क्यों माइनस h, क्योंकि यार ये बॉल जब नीचे गिरेगा तो ये नीचे से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, नीचे की तरफ h कवर करेगा ना, ये बॉल नीचे की तरफ h कवर करेगा, है ना। तो नीचे की तरफ h कवर करना मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस h, क्योंकि नेगेटिव वाली हमेशा नेगेटिव होती है नीचे वाली। तो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h
इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है माइनस हाफ इंटू जी, और टी की वैल्यू में निकालनी है टी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से देखो टाइम की जो वैल्यू आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैं इसे बोलूँगा नहीं कि याद करो, बट याद हो तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि आप डिराइव भी कर सकते हो आराम से। तो यहाँ से जो बेटा टाइम की फार्मूला निकल के आई, टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g, ठीक है, √2h/g। यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या निकल के आया, टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद कर लोगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऑलराइट, सो ये हमारा था केस नंबर 2, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग से ड्रॉप करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम निकल के आता है। यहाँ पे आपको कोई टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर कोई भी आपको लाइक टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में नहीं पूछना है ना, इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, तो बेटा देखो एक लास्ट केस हम लोग कवर करते हैं। इसी का एक छोटा सा पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे साइड में ही समझा देता हूँ। छोटा सा पार्ट है इसी का, है ना, साइड में ज़रा सा देख लेना। केस 3 when an object is thrown upwards from the top of the building, है ना, when an object, पता नहीं यार ये आज पेन को मेरा क्या हो गया, ये चार्ज नहीं है ना, इसलिए चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। कल मैं इसको चार्ज कर लूँगा। when an object is thrown from top of the building, thrown upwards from top of the building, टॉप ऑफ टावर लिख देता हूँ, टावर है ना, टावर या बिल्डिंग जो एक ही होता है, टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, है ना। तो देखो अगेन इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। डिस्टेंस का मेन खेल होता है और टाइम का मेन खेल होता है, ठीक है। मान लो ये हमारा बिल्डिंग है ना, हमने यहाँ पे एक बॉल को रखा और हमने इसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, तो बेटा ये ऊपर की तरफ ऐसे फेंक के नीचे की तरफ आएगा, है ना। मान लेते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे हमने ऊपर की तरफ फेंका और फाइनली इसकी वेलोसिटी तो 0 ही होगी, इतना तो पता है, v फाइनल इज इक्वल्स टू 0 होगा, इज इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं ये जो टोटल हाइट है, दिस टोटल हाइट इज h। ऑलराइट, सो देखो बेटा इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ, कैन यू जस्ट गेस कि इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे, मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ, ये देखो अगर मैं यहाँ से एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा डॉटेड लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसा डॉटेड लाइन, तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका पाथ है, ये वाला पैराबोलिक पाथ, ये आपका जाना पहचाना सा है ना, ये आपका जाना पहचाना सा है। ये पैराबोलिक पाथ कब अकर करता है, जब आप बॉल को ग्राउंड से फेंकते हो तो ये इस तरीके का ऊपर जाता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर ये नीचे आता है। तो इस केस में तो बेटा मैंने आपको बताया कि टोटल टाइम कितना लगता है, 2u/g, है ना। इस केस में जो टोटल टाइम लगता है हमारा, वो लगता है t इज इक्वल्स टू, अरे यार ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है आज, t इज इक्वल्स टू 2u/g। और मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ से लेकर के, मान लो ये t1 यही रहा, और मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल टाइम लगता है, दिस इज t2। इसकी भी वैल्यू मैंने आपको बताई है ना, इसकी भी वैल्यू मैंने आपको बताई है। t2 की वैल्यू कितनी होती है, t2 की वैल्यू इज √2h/g, बताया ना, अभी बताया है ना। t2 की वैल्यू कितनी होती है, √2h/g, ठीक है। सो यानी अगर मैं टोटल टाइम पूछूंगा तो टोटल टाइम विल बी हाउ मच, t1 + t2, सो दिस विल बी 2u/g
प्लस अंडर रूट 2h बाई जी। भाई बहुत आज ये प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को। ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है ना, है ना जी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस, ये तो हमारा टोटल टाइम हो गया, ठीक है, दिस इज द टोटल टाइम। इसको मैं ये हमारा क्या हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस, ध्यान से थोड़ा, टोटल डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बताना ज़रा। टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछूंगा तुमसे तो तुम बोलोगे कि देखो सर एक्चुअली में तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये होगा, यहाँ से सर इसने शुरू किया, ये चला 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 चला, ये डिस्टेंस प्लस ये वाला एच डिस्टेंस, क्योंकि एच डिस्टेंस तो ये कवर करेगा ही, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला टोटल डिस्टेंस प्लस ये बचा कुछ एच डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, दिस इज़ नथिंग बट हाउ मच, एच मैक्स, क्योंकि ये जो पॉइंट होती है इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, इस पॉइंट पे एच मैक्स क्रिएट होता है। सो टोटल डिस्टेंस विल बी हाउ मच, एच मैक्स प्लस एच, एच मैक्स प्लस एच, यानी एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2g प्लस एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल या ऑब्जेक्ट विल बी यू स्क्वायर बाई 2g प्लस एच, ठीक है। सो दिस वॉज केस 3, है ना। सो इस तरीके से बेटा हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के 3 केस को कवर करते हैं। तीनों केस में आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे हमने सिचुएशन लिया है। एक बार बॉल को ग्राउंड से फेंका, एक बार बॉल को हमने टावर से फेंका नीचे की तरफ, और एक बार हमने बॉल को टावर से ऊपर की तरफ फेंका। तो तीनों केस में देख सकते हो कि कैसे हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मेरा ये कहने का मतलब ये है, मेरा मोटो ये है कहने का, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे, और कुछ नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा, आराम से निकाल लेना फॉर्मूला, है ना। क्योंकि देखो मैंने निकाला तो यही देखो मैंने निकाला बेसिकली इन्हीं 3 इक्वेशंस की मदद से। ये 3 इक्वेशन कहाँ गए, ये वाले, ये 3 इक्वेशंस की मदद से बस मैंने सारा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग इसके कल, अब मैं चाहूँगा कि देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि अभी आप जितने भी मैंने अभी पढ़ाया है आपको एक एक चीज़ रिवाइज़ करके आओ, है ना। और फिर हम लोग इसके कल बहुत ही अच्छे 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी जे एडवांस लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। ऑलराइट, और कल मतलब मिक्स प्रॉब्लम करेंगे अपन, क्योंकि अब देखो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। मोशन अंडर ग्रेविटी लास्ट टॉपिक होता है रेक्टिलिनियर मोशन का, जो कि हमारा ओवर हो गया है। काइनेमेटिक्स लगभग हमारा ओवर हो गया है, बस क्वेश्चन करना बाकी है। तो मिक्स्ड कल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। फिर अगली बार मैं जेई मेन कर लूँगा, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। ऑलराइट, चलो तो आज के लिए इतना ही। अब मैं इस लेक्चर को बंद करता हूँ, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग कल नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, 20 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।